हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और रिसेंटली 17 अगस्त 2022 में हुए एक साइंटिफिक रिसर्च ने हमारे नॉन साइंस का नक्शा ही बदल के रख दिया। क्योंकि उस रिसर्च के रिजल्ट्स के अनुसार आज तक हम जिस प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ते आए हैं, जिसके बेसिस पर आज हम पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, वो असल में प्रोटॉन का एक्चुअल स्ट्रक्चर शायद है ही नहीं। यस, यू हर्ड दैट राइट। रिसेंटली एक रिसर्च फाउंडेशन निकेफ, जो कि डच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सब एटॉमिक फिजिक्स है, उसमें प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते समय यह बात सामने आई कि आज तक हम सभी ये मानते आए हैं कि एक प्रोटॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का बना हुआ होता है। मैंने भी कई बार लाइव स्ट्रीम्स में ये कहा है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का एक प्रोटॉन बनता है। बट इट टर्न्स आउट ये सब गलत है। देयर आर एक्चुअली 5 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनका टोटल मास एक प्रोटॉन के टोटल मास से 1.5 गुना ज्यादा है। नाउ दिस इज अ बिग फ्रिकिंग प्रॉब्लम, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास उससे 1.5 गुना ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? और अगर ये क्लेम सही है तो क्या इतने सालों से लिखी गई सारी साइंटिफिक थियरीज फिर एक बार से हमें अपडेट करना पड़ेगा? क्योंकि आज तक जितने भी कैलकुलेशंस करते हम आए हैं, फिर वो चाहे स्पेस लेवल के हो या फिर इवन स्कूल लेवल के, उन सभी में प्रोटॉन का मास एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट का रोल प्ले करता है। और अगर यही गलत साबित हो गया तो शायद हमें किताबों में लिखा हुआ साइंस जैसे एटम्स, चार्जेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सब शुरू से फिर से लिखना पड़ेगा, इसके न्यू कैलकुलेशन सामने लाने पड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। पैनिक होने से पहले सबसे पहले ये तो समझ लेते हैं कि रिसर्च से हमारे सामने आखिर आया क्या और रिसर्च कंडक्ट कैसे किया गया। तो चलो शुरू से ही शुरू करते हैं। जब साइंस की दुनिया में पार्टिकल फिजिक्स इस फील्ड का ही जन्म हुआ था, स्टार्टिंग विद द ओरिजिन ऑफ द एटम साल 460 से 370 बीसी के बीच। इस एरा दौरान ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस द्वारा दुनिया में जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो सभी सॉलिड, यूनिफॉर्म, इनडिविजिबल, इनकंप्रेसिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल बिट से बने हुए होते हैं, ऐसे उन्होंने क्लेम किया। इस पार्टिकल या कह लो टाइनीएस्ट बिट ऑफ मैटर को उन्होंने एटोमोस नाम दिया, जिसका मतलब था इनडिविजिबल। पर क्योंकि उस वक्त इस पर कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं था, we didn't have like electron microscopes, ये बस एक किताबी थियरी बन के रह गई या कह लो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट बन के रह गया। लेकिन फिर आया 18th सेंचुरी का दौर और इस किताबी थियरी को मिला एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ। 18th सेंचुरी के अंत तक दुनिया एटम से ही बनी हुई है, इसके पुख्ते सबूत केमिस्ट जॉन डाल्टन ने सबके सामने पेश किए। So remember this, John Dalton was the first person who discovered an atom. और इसे डिस्कवर करने के लिए उन्हें 2 सिंपल लॉज कंसीडर करना पड़ा। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा, डेमोक्रिटस ने सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट पेश किया था, लेकिन साइंटिफिक मेथड बहुत ही डिफरेंट होता है। साइंटिफिक मेथड में प्रूफ्स चाहिए होता है और वो प्रूफ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल और रैशनल बेसिस पर आप सामने रखते हो। सो पहले बताए गए ये 2 एस्टैब्लिश लॉज एटम पर अप्लाई करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि डेमोक्रिटस की बातें सच्ची थी। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद है वो सभी टाइनी इनडिविजिबल एटम से बने हुए हैं, जिनका मास और प्रॉपर्टीज काफी आइडेंटिकल है। इनफैक्ट कोई भी केमिकल रिएक्शंस ना इन एटम को क्रिएट कर सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय। अब ये थियरी कुछ हद तक तो सही थी, लेकिन जिस एजम्पशन के बेसिस पर डाल्टन ने इसे कंक्लूड किया था, वो एजम्पशन ही रॉन्ग था। और ये चीज साबित की सर जे थॉमसन ने, जिन्होंने परफॉर्म किया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और उससे ये साबित किया कि एटम इनडिविजिबल नहीं बल्कि खुद एक स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ एक पार्टिकल है। बेसिकली उन्होंने एक मॉडल दिया, अ वाटरमेलन मॉडल, जिसमें अकॉर्डिंग टू हिम एटम कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम आज की तारीख में देखें तो यस, ही वाज राइट, बस सिर्फ उनके एटम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका उस टाइम पे गलत था। एंड हाउ यू मे आस्क? वेल, इमेजिन करो ये एक वाटरमेलन है। ओके, अब इस वाटरमेलन का रेड पार्ट इज इक्वल टू एटम्स का पॉजिटिव चार्ज एंड सीड्स इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के समुंदर में नेगेटिव चार्जेस बोट की तरह फ्लोट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट हिज मॉडल लुक्ड लाइक। जब वेल नोन फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड को इसमें खामियां दिखने लगी, उन्होंने किए हुए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ हुआ कि एटम्स के सेंटर में एक स्मॉल मैसिव चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है। अब आप सभी ने इस एक्सपेरिमेंट को स्कूल टाइम्स में तो पढ़ा ही होगा। देखो, एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल था। उन्होंने एक अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स फायर करके उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। फायर किए हुए कई सारे अल्फा पार्टिकल्स या तो उस गोल्ड फॉइल से पास हो गए या तो उससे टकराकर एक लार्ज एंगल में डिविएट हुए।
पर इन सभी डिविएशंस में से कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे थे कि वो जिस स्ट्रेट लाइन में गोल्ड फॉइल से टकराए थे उसी स्ट्रेट लाइन में वो वापस से रिटर्न डिविएट हुए। अब ये ऑब्जर्वेशन से क्या साबित होता है आप बताओ? वेल, क्या इससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि एटम्स कोई पॉजिटिव चार्ज के ओशन से भरे हुए नहीं है, बल्कि उसके सेंटर में एक बहुत ही ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट है जो कि इन छोटे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स से भी बड़ा है, अल्फा पार्टिकल्स जिसे हम शूट कर रहे हैं, और इसी वजह से अल्फा पार्टिकल्स वापस से रिबाउंड होके आ रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जो न्यूक्लियस है इट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसीलिए तो ये रिपल्शन हो रहा है, राइट? और इसीलिए उन्होंने इस सेंटर में इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दिया प्रोटॉन्स। और क्योंकि सेंटर में मास बहुत ज्यादा है तो ये क्लियर है सिर्फ प्रोटॉन्स वहां पे नहीं है, वहां पे कुछ और पार्टिकल भी है जो चार्ज तो नहीं कैरी कर रहे हैं बट उसका मास जरूर है, और यहां से कॉन्सेप्ट निकला न्यूट्रॉन का। अब इस रिजल्ट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को स्टडी करने का एक मौका दिया, जिसके लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड लिनियर एक्सेलरेटर सेंटर SLAC में इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर फायर किया। उन्होंने उसके बाद यह नोटिस किया कि जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहे थे तो उस कोलिजन के दौरान थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोटॉन में एब्जॉर्ब हो रही थी, और इसके पीछे की वजह थी प्रोटॉन्स का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है 3 क्वार्क और एक ग्लूऑन से, जो कि आपस में उन्हें बाइंड करके रखता है। बेसिकली क्वार्क्स यानी प्रोटॉन्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब इन पार्टिकल्स को साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया तब उनके डिटेक्शन के बेसिस पर उन्होंने उन क्वार्क्स को नाम दे दिया, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। इन पार्टिकल्स में से अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स लाइटर इन मास होते हैं और बाकी 3 पार्टिकल्स हेवियर इन मास, और हमारा प्रोटॉन बना हुआ है 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स, जिनके बाय द वे अगर मासेस को कंबाइन भी किया जाए तो फिर भी वो एक प्रोटॉन के मास का सिर्फ 0.2% ही बनता है, या यूं कह सकते हो नेग्लिजिबल। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और मास तो था ही, जिसके बेसिस पर हमने ना जाने कितने लॉज, थियरीज और इक्वेशंस इजाद किए, पर ऐसे भी कई वैज्ञानिक और फिजिसिस्ट थे जो इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि प्रोटॉन्स का स्ट्रक्चर सिर्फ 3 क्वार्क्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई क्वार्क्स है, और इसीलिए फिर एक बार प्रोटॉन के स्ट्रक्चर पर रिसर्चेस शुरू किए गए। अब क्योंकि चार्म क्वार्क हेवी क्वार्क्स के लिस्ट में लीस्ट हेवी है, और इसीलिए रिसर्चर्स ने इसी क्वार्क को ढूंढने की शुरुआत की, और ऐसा करने के लिए पार्टिकल फिजिसिस्ट क्या करते हैं? वेल, तोड़फोड़ 2 पार्टिकल्स को एक दूसरे से इसी कोलाइडर में कोलाइड कराओ और छोटे पार्टिकल्स निकलने का इंतजार करो, और फिर उन्हें मेजर करो और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मोमेंटम, उसके मास वगैरह को स्टडी करो। सो उन्होंने पार्टिकल्स को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक दूसरों पर एक एक्सट्रीमली हाई स्पीड में कोलाइड किया और इन कोलिजन्स के रिजल्ट को रिकॉर्ड किया, और इस रिकॉर्ड को उन्होंने पिछले 35 इयर्स से हो रहे सभी एक्सपेरिमेंट्स के पार्टिकल स्मैशिंग डेटा से कंपेयर किया, एंड यू वोंट बिलीव एक ऐसा रिजल्ट सामने आया जिसने सभी साइंटिस्टों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ये नोटिस किया कि अब तक जितने भी प्रोटॉन कोलिजन्स एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन सभी में हर बार 0.3% एरर दिखा रहा है। वेल, अब हो सकता है कि इन एरर के पीछे की वजह कोई सिस्टम डिफेक्ट हो या कोई एक्सटर्नल एरर, पर अब तक हुए हजारों से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स में यही सेम एरर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। That means essentially हमारे प्रोटॉन की अंडरस्टैंडिंग में कुछ तो ऐसा मिसिंग लिंक है जो हमें अभी तक पता नहीं है, और इसीलिए इसी मिसिंग गैप को भरने के लिए साइंटिस्टों ने अब तक के हमारे नोन फंडामेंटल पार्टिकल्स को प्रोटॉन के स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश की, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें एक ऐसा पार्टिकल मिला जो इस एरर को सॉल्व कर पा रहा था, और वो पार्टिकल था चार्म क्वार्क। और इसीलिए उन्होंने यह अनुमान लगाया कि शायद प्रोटॉन में सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि 5 क्वार्क्स प्रेजेंट है, जिसमें से हर एक इंडिविजुअल क्वार्क का मास प्रोटॉन से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। अब अगर क्वार्क्स का मास ज्यादा यानी हाई पॉसिबिलिटी है कि प्रोटॉन का मास ज्यादा, और अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा तो इनडायरेक्टली एटम का भी मास ज्यादा। दैट मींस अगर एक एटम की वैल्यू ही चेंज हुई तो अब तक जितने भी थियरीज, एक्सपेरिमेंट्स एटम के या प्रोटॉन्स के कांस्टेंट मासेस पर बनाए गए हैं वो सब फिर एक बार लिखने पड़ेंगे, या फिर we might have an alternative. Well, साइंटिस्टों का खुद का ऐसा कहना है कि यह सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ना कि कोई डिस्कवरी। अब तक इस एविडेंस को कंफर्म करने के लिए उतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उसे डिस्कवरी का टाइटल नहीं दिया जा सकता, एंड दैट इज व्हाई दिस इज ओनली एविडेंस, या कह सकते हो ऑब्जर्वेशन। बट व्हाट इफ अगर ये एविडेंस सच साबित होता है तो क्या ये डिस्कवरी पूरे प्रोटॉन को चेंज कर देगी? वेल, देखा जाए तो यस, हाँ भी और ना भी। लेट्स अज्यूम 1 किलो वेट बार। अब किसी ने तो हमें 1 किलो का एक वैल्यू दे दिया जिसे हम आज तक फॉलो करते आए हैं बिना कोई सवाल उठाए, राइट? अगर ये 1 किलो का वैल्यू 1% से भी बढ़ता है तो ये बात तो ऑब्वियस है कि दुनिया में जितने भी कैलकुलेशंस उस वैल्यू पर हो रहे हैं उन्हें भी हमें बदलने की जरूरत होगी, और ऐसा ही कुछ हुआ भी था। बेसिकली जब 1 किलोग्राम का प्रोटोटाइप बनाया गया था तब उसे
एयरिश शहर के जस्ट बाहर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में उसके ही 6 कॉपीज के साथ एक ऐसे रूम में बंद कर दिया गया था जहां प्रेशर और टेम्परेचर तक को भी एकदम कांस्टेंट मेंटेन करके रख दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसे ही और भी कॉपीज को दुनिया के कई दूसरे शहरों में संभाल के रखा गया। पर सेम क्लाइमेट और प्रेशर में रखने के बावजूद भी कुछ साल बाद सभी 1 किलो के सिलेंडर्स के वैल्यू में 50 माइक्रोग्राम्स जितना डिफरेंस मेजर किया गया। अब ये सुनने में ज्यादा बड़ा साउंड नहीं कर रहा होगा। आई मीन इट्स जस्ट एक ह्यूमन आईलैश जितना मास, जो कि काफी नेग्लिजिबल है। पर अगर हम इसे ऐसे ही रखें तो कुछ समय के बाद इन वैल्यूज में डिविएशन के और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आफ्टर ऑल ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे कई 100 सालों तक मेंटेन करके रखना जरूरी है। और इसीलिए साइंटिस्टों ने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक ऐसा नया मेथड अपनाया जिस पर ना ही टेम्परेचर, ना ही प्रेशर और ना ही ग्रेविटी इफेक्ट कर सकती है। उन्होंने बताया कि 6.0221408 टाइम्स 18 into 10 raised to the power of 23 सिलिकॉन के एटम यानी 1 किलोग्राम। अब इसका वजन फ्यूचर में जाके भले ही कम हो या ज्यादा हो, लेकिन 1 किलोग्राम मास इस स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स से ही डिफाइन किया जाएगा। और मे बी नॉट, बिकॉज थिंक अबाउट इट, रिसेंट रिसर्च अगर ये प्रूव कर दे कि हमारे प्रोटॉन के नोन मास में ही चेंज आ रहा है, तो शायद 1 किलोग्राम के इस डेफिनेशन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जरा अब रुको, हम ऐसे ही किसी क्लेम से इतनी सारी फंडामेंटल चीजों में चेंजेस लाएं, उसके पहले ये भी तो जरा सोचो कि ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अब तक जैसे प्रोटॉन्स का मास 3 क्वार्क्स और ग्लूऑन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बस बिल्कुल उसी तरह वो इन 5 क्वार्क्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। यानी प्रोटॉन का ऑब्जर्व्ड मास तो उतना ही रहेगा, बस वो मास प्रोटॉन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो रहा है हमें बस उसे ही समझने की देरी है, और वहीं पर हमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। अब ये तो मेरा बस एक स्पेक्यूलेशन है, अब तक इस पर सारी रिसर्चेस जारी है। लेकिन अब अगर हम स्केल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट स्केल टू द लार्जेस्ट, तो हमारे अर्थ से शुरू करके हमने सोलर सिस्टम, गैलेक्सी क्लस्टर्स एंड एंटायर यूनिवर्स को खोज निकाला। पर यूनिवर्स तो अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब हमें और भी चीजें मिलनी बाकी है। सो क्या ऐसा कुछ क्वार्क्स के साथ भी नहीं हो सकता है ऑन द ऑपोजिट स्केल ऑफ द यूनिवर्स? मतलब एक तरफ से यूनिवर्स एक्सपैंड होते जा रहा है और दूसरे तरफ से हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और छोटे होते जा रहे हैं और हमें और टाइनी माइक्रो नैनो पार्टिकल्स मिलते जा रहे हैं जो कि थियरी को सपोर्ट कर सके। एंड यू नो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन क्यूरियोसिटी। हम एक आंसर से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हम हर नए आंसर मिलने के बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ओके ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ओके ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ओके इसका जवाब ये है तो ये अगला सवाल कि ये जवाब क्यों है। एंड it all turns down to हमारा bias with respect to cause and effect. We as human species, हमें cause and effect desperately study करना है, हमें वो सारी चीजें जाननी है which is out there because it's in our DNA and that's why it's in our psychology. And that is something to think about. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।